नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में। बहुत बार आपने शब्द सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, कई सारे आर्टिकल्स में, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी डिमांड्स होती रहती हैं। सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं राइट्स की डिमांड करते रहते हैं, ठीक है। तो अब समझना ये कि राइट्स होते क्या हैं, किस हद तक किसी को राइट दिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 1776 में जब वहाँ पे अधिकारों की घोषणा की गई, तो वहाँ पर भी अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना गया, ठीक है। हमारे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं लोगों को। सवाल ये पैदा होता है कि ये राइट्स क्या होते हैं। देखिए, राइट्स एक ऐसी चीज होती है जो एक देश और उसके नागरिक, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। जब भी हम किसी देश की बात करते हैं, स्टेट यानी कि राज्य क्या करता है, वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। ये जो नागरिक होंगे ना, उसके जो नागरिक होते हैं, राज्य अपने नागरिकों को क्या देता है, राइट यानी कि अधिकार देता है। और बदले में नागरिकों से क्या लेता है, बदले में नागरिकों से कुछ कर्तव्य लेता है, यानी कि ड्यूटी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत सरकार हमें कुछ अधिकार देती है, बदले में हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जो हम भारत सरकार के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनका हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। और आज के लोकतांत्रिक युग में ये एक, समझ लीजिए कि गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं ना, वो हैं, एक अधिकार और एक कर्तव्य, और दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जहां पर अधिकार होगा वहां पर कर्तव्य होगा, जहां पर कर्तव्य होगा वहां पर अधिकार होगा, ठीक है। तो इन अधिकारों का विकास एक ही बार में नहीं हुआ। कुछ पुराने विचारक आए, उन्होंने अलग सिद्धांत दिए, फिर उसके बाद थोड़ा अपडेट हुआ, कुछ नए विचारक आए, उन्होंने नए सिद्धांत दिए। इस प्रकार से अधिकारों के बहुत सारे सिद्धांत आए। तो आज हम एक एक करके उन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जिस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे वो है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। सबसे पहले हम अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की बात करेंगे। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या होता है भाई? अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत होता है कि कुछ ऐसे विचारक रहे थे जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की थी और उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की भी बात की थी। आप लोग नाम जानते ही होंगे कि किन लोगों ने सामाजिक समझौते की बात की थी। उनमें नाम आते हैं लॉक, रूसो और हॉब्स के। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीन ऐसे विचारक थे जिन्होंने क्या कहा था कि प्राकृतिक अधिकार हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं? जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। मतलब व्यक्ति जब पैदा होता है ना, तभी उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और वही उसके प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार का मतलब क्या है? ये कहते हैं प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। मतलब व्यक्ति जब पैदा हुआ तो जन्म सिद्ध अधिकार, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो जन्म सिद्ध अधिकार है वही व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। पैदा जब हुआ उसके पास वो अधिकार पहले से मौजूद थे, ठीक है। इसकी बाद में आलोचना की गई, बाद में इसकी क्या की गई? आलोचना की गई। इसकी आलोचना किसने की थी? इसकी आलोचना की बेंथम ने। बेंथम ने इसका बिल्कुल मजाक उड़ा दिया, ठीक है। बेंथम ने कहा क्या प्राकृतिक अधिकार है? क्यों आलोचना की? उसने कहा पहली बात तो इनका प्राकृतिक ही फिक्स नहीं है भाई, क्या है क्या नहीं है। अब जब हम बात करते हैं लॉक की, तो लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं भाई प्राकृतिक समय जो था वो ऐसा समय था जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सद्गुणी था, मतलब बहुत ही अच्छा, विवेकशील, बहुत सभ्य ऐसा व्यक्ति था। हॉब्स क्या कहते हैं? व्यक्ति तो बड़ा घटिया इंसान था, बड़ा ही दुष्ट था, लालची था। तो इनका प्राकृतिक ही फिक्स नहीं है। दूसरी बात, जब प्राकृतिक अधिकार की बात होती है तब ये लोग क्या करते हैं, इनके आपस में विचार बदल जाते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार की, तो हॉब्स ने क्या कहा? प्राकृतिक अधिकार केवल जीवन का अधिकार है। केवल इसने जीवन का अधिकार दिया। इसने कहा कि व्यक्ति जिंदा है, ये उसका प्राकृतिक अधिकार है, इसके अलावा कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लेकिन लॉक ने क्या कहा?
लॉक क्योंकि उदारवादी है, उदारवाद का जनक माना जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है भाई प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? जीवन है, संपत्ति है और स्वतंत्रता है। तो जॉन लॉक ने कहा भाई ये 3 प्राकृतिक अधिकार है। हॉब्स ने कह दिया भाई जीवन है जो प्राकृतिक अधिकार है। रूसो ने क्या कह दिया? रूसो ने कहा भाई सामान्य इच्छा। रूसो ने कहा भाई जो सामान्य इच्छा है, जनरल विल, जनरल विल जो है, सामान्य इच्छा लोगों की जो है, वहीं से अधिकार जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 3 विचारक जिन्होंने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया है, उनके भी आपस में प्राकृतिक अधिकार क्या है, वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इसी बात को लेकर बेंथम ने आलोचना की है कि इनके प्राकृतिक शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। दूसरी बात, इनके प्राकृतिक अधिकार के अंदर भी अलग अलग टाइप के अधिकार आ रहे हैं, तो इसीलिए इनके अधिकारों को मान्य नहीं दिया जा सकता। बेसिकली क्या होता है ना, ये 3 जो विचारक थे प्राकृतिक अधिकार वाले, इनका ये मानना था कि समाज को बनाया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, सामाजिक समझौता हुआ, लोग सारे समाज के आसपास आए, उन्होंने कहा हम एक सोसाइटी बनाते हैं, आइए। तो इनका मानना था सोसाइटी बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई तो स्टेट भी बनाया गया, राज्य बनाया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य को बनाया नहीं गया। राज्य क्या हुआ, एक रेगुलर विकास होता रहा। ठीक है, लगातार होते हुए एक विकास के क्रम में राज्य की उत्पत्ति हुई है, ना कि किसी सामाजिक समझौते से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य के कानूनी सिद्धांत की, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की। कानूनी या फिर कई बार इसे वैधानिक भी कह दिया जाता है। वैधानिक सिद्धांत तो क्या है ये? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत क्या होता है? अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि राज्य जो चीज को बोल दे वही अधिकार है। मतलब कानून के जरिए जो अधिकार बनाए जाएंगे उसी को केवल अधिकार माना जाएगा। यानी कि अगर कोई राज्य है, उसने कोई कानून बनाया संसद में और उसने कहा ये वाला अधिकार लोगों को है, तो एक्चुअली में उसी को अधिकार माना जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पास पैदा होते ही अधिकार है। इन सब बातों को बिल्कुल तरह से खारिज करती है चीज। बेंथम इसके बहुत बड़े समर्थक हैं। कौन है? बेंथम, जेरेमी बेंथम इनका नाम है। ठीक है, उपयोगितावादी विचारक हैं बहुत बड़े। इन्होंने कहा राज्य अधिकार बनाते हैं। राज्य अधिकार बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? कानून के द्वारा। राज्य अधिकार बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? कानून के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इन विचारकों का मानना क्या था? राज्य जो प्रदान करता है वही अधिकार है। ठीक है, स्टेट ने कहा ये चीज राइट है तो फिर वही आपका राइट है, आपका अधिकार वही है जो राज्य ने कह दिया। इसमें कुछ अलग से नहीं, मामला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब इसकी भी बाद में आलोचना हुई, क्योंकि आलोचना से परे तो राजनीतिक विज्ञान में कुछ भी नहीं है। तो इसकी आलोचना कैसे की गई? आलोचना में कहा गया भाई इसकी आलोचना की लास्की जैसे लोगों ने। इसकी क्या हुई? आलोचना हो गई। आलोचना करने वाले सबसे प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? लास्की थे। लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा भाई राज्य पहली बात कोई अधिकार बनाते नहीं है, अधिकार बनाता समाज है। ठीक है, कोई भी चीज अधिकार जो होगी लोगों को क्या करने का अधिकार है, ये समाज बनाता है। जब तक समाज में कोई चीज मान्य नहीं होगी तब तक वो अधिकार ही नहीं बन सकती। राज्य तो केवल क्या करता है, अपनी सहमति प्रदान करता है कि हाँ भाई राज्य ने कह दिया ये है तो बस वो हो जाएगा। और क्या आलोचना की गई इसकी? पहली बात तो उसने कहा ये बात ही गलत है। आपने जो बात बोली कि राज्य अधिकार या कानून के द्वारा अधिकार बना रहा है, नहीं, वो बना नहीं रहा, केवल वो मान्यता प्रदान कर रहा है। अधिकार तो समाज नहीं बनाया था, उसने क्या किया, बस रिकॉग्नाइज कर दिया, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हम इसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आलोचना का आधार यह है कि इन्होंने कहा कि अगर राज्य को अधिकार बनाने का कानून, मतलब कानून के द्वारा अधिकार बनाया जाएगा, इसमें नैतिकता नहीं है। क्या नहीं है इसमें? नैतिकता की अनुपस्थिति। इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति है। मतलब ये कह रहा है कि राज्य जो कानून बना देगा, विधिक पूरी तरह से कानून पर फोकस किया जा रहा है, नैतिकता नहीं है इसमें जरा सी भी। मतलब राज्य जो चाहे वो कानून बना दे,
राज्य अगर कानून बना के बोल दे कि हाँ भाई चोरी जो है वो बिल्कुल सही चीज है, तो हम एक चोरी एक राइट बन जाएगा, हर व्यक्ति का राइट होगा जब मर्जी चोरी कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में, क्योंकि ये स्वीकार्य नहीं होगा, है ना। तो हमें इथिक्स को भी ध्यान रखना होता है। स्टेट जब कोई रूल बनाएगा तो क्या होगा, इथिक्स को ध्यान रखा जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये इसके आलोचना के कई सारे आधार थे कि पहली बात तो इन्होंने नैतिकता की कमी है, नैतिकता की अवहेलना कर दी पूरी तरह से। दूसरी बात ये राज्य को निरंकुश बना रहे हैं, ये राज्य को क्या बना रहे हैं, निरंकुश। क्योंकि अगर राज्य अधिकार देने लग जाएगा तो उससे क्या होगा, राज्य के ऊपर जो सत्ता में होगा वो तानाशाह बन जाएगा, है ना। हमने हिटलर का एग्जाम्पल देखा है, हमने मुसोलिनी का एग्जाम्पल देखा है। ये लोग क्या करते हैं, राज्य की सत्ता में एक बार पहुंच गए फिर वो जैसा चाहे वैसा कानून बना रहे हैं। हिटलर ने यहूदियों के लिए कितने खतरनाक खतरनाक कानून बना दिए, तो उससे क्या होता है, अधिकारों का हनन होने लग जाता है, अधिकार पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अधिकारों का जो है अपना वैधानिक सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा लोक कल्याण, ऐतिहासिक सिद्धांत आ जाता है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, ऐतिहासिक सिद्धांत। एडमंड बर्क इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। कौन है इसके समर्थक, एडमंड बर्क। तो बर्क इसके क्या है, सबसे बड़े समर्थक इस विचार के। तो बर्क क्या कहते हैं, ऐतिहासिक जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है कि दरअसल में जो लोग थे वो इतिहास काल से ही कोई काम करते करते आए हैं लगातार। तो जो काम वो लगातार करते रहते हैं धीरे धीरे उनके व्यवहार में आ जाता है और वही चीज आगे जाके अधिकार बन जाता है, ठीक है। दोबारा समझिए इस बात को, जैसे कोई काम है जो बहुत इतिहास प्राचीन काल से होता हुआ आया है, ठीक है। तो वो काम होता रहा लगातार होता रहा, तो लोगों की आदत में आ गया कि भाई हम ऐसे ही काम करेंगे। बाद में राज्य ने उसी को मान्यता दे कह दिया कि हाँ चलो ये अधिकार बन गया, लोग क्योंकि ये काम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है जो इतिहास में हुआ है वही चीज जब वर्तमान में आती है तो अधिकार बन जाती है। तो इस तरह से कहते हैं ऐसे ही अधिकार की उत्पत्ति हुई है। इनका मानना है राइट्स दुनिया में ऐसे ही आए, इतिहास को पढ़ करके क्या हुआ, राइट्स आए। तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, अधिकार की उत्पत्ति इतिहास से हुई है, इतिहास से हुई है। बाद में इसकी भी आलोचना की गई, इसकी आलोचना की गई। तो भाई कैसे आलोचना की गई, इन्होंने कहा भाई इतिहास में तो सती प्रथा होती थी, है ना। इतिहास में तो बहुत सारी पत्नियां रखने की भी प्रथा हुआ करती थी, लेकिन वो क्या, वो आज अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बहुत सारी वाइफ रख लूं, तो पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतिहास पूरी तरह से अधिकार में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें नैतिकता होती है, इथिक्स आकर के जुड़ती है। और जैसे समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं ये अधिकार बदलते रहते हैं। तो इसीलिए क्या किया, ऐतिहासिक सिद्धांत में ये आलोचना थी कि सब कुछ इतिहास में जो हो रहा था, क्योंकि वो सब कुछ सही नहीं था, ठीक है। और आज हम एक लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पर मानव के अधिकारों का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये दो और प्रमुख अधिकार हमारे पास थे। उसके बाद आ जाता है लोक कल्याणकारी सिद्धांत, अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत। लोक कल्याणकारी सिद्धांत। अब अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत क्या होता है, लोक कल्याणकारी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वेलफेयर स्टेट, है ना। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि लोगों के कल्याण के लिए जो कानून बनाया जाएगा वही क्या हो जाएगा, वो अधिकार मान लिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके समर्थक थे, इसके जो समर्थक हैं वो कौन कौन है, लास्की है, मिल है और बेंथम है, ठीक है। तो ये तीनों इसके समर्थक हैं। लोक कल्याणकारी सिद्धांत के क्या हैं, ये तीनों समर्थक हैं। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि भाई अधिकार क्यों दिए जाते हैं, ताकि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान किया जा सके, लोग खुश रहें इसीलिए अधिकार दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखा जा सके इसलिए अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहेंगे तो क्या होगा, वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे।
तो लोगों का कल्याण होने लग जाएगा अपने आप। तो लोगों के कल्याण के लिए जो अधिकार दिए गए उसी को लोक कल्याणकारी सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें बेंथम के सिद्धांत को अपनाया गया कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, ये इस सिद्धांत की मान्यता थी। इसका मानना यह था कि ऐसे अधिकार दो कि लोग खुश रहें, ठीक है, उनका अपना विकास हो सके, ताकि फिर लोग खुश रहेंगे तो अधिकार देना मतलब कुछ यूटिलाइज हो पाएगा, मतलब स्टेट अधिकार देता क्यों, लोग अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। इसलिए इन्होंने कहा भाई हमें लोक कल्याणकारी सिद्धांत को ही अधिकार का बेस बनाना चाहिए कि राइट ऐसे दो कि लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन बाद में फिर जैसा आप जानते हैं इसकी भी आलोचना हुई। सबसे बड़ी आलोचना तो इसकी ये हो गई भाई अधिकतम लोगों की बात करता है, ठीक है, मतलब इसकी अगर आलोचना की जाए तो इसकी आलोचना में सबसे पहला बिंदु तो ये निकल करके आ गया कि ये क्या है, बहुसंख्यकवाद फैला सकता है। बहुसंख्यकवाद को फैला सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेजॉरिटी बेसिस के लॉ बना रहा है, ठीक है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। तो देखिए कोई भी कानून जो बनता है वो ऐसे नहीं बन सकता कि बहुत सारे लोग, हम जब लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। अब आप कोई ऐसा कानून बना दो कि जिससे 80% पब्लिक तो बहुत खुश है, लेकिन 20% के लिए बिल्कुल बहुत बुरा हो गया वो, तो इसे कानून को कभी सही नहीं माना जा सकता। इस एग्जाम और इससे क्या होता है, समाज में स्ट्रगल यानी तनाव बढ़ जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका का एग्जाम्पल देख सकते हो। श्रीलंका में क्या हुआ आपको पता है, 20th सेंचुरी में श्रीलंका में क्या चल रहा था, श्रीलंका में मेजॉरिटी पब्लिक सिंघालीज की थी और वहाँ पे कम संख्या में कौन थे, तमिल प्रेजेंट थे। तो सिंघालीज लोग पावर में आ गए, नंबर ज़्यादा थे तो वोट उनको ज़्यादा मिलते थे सिंघालीज को, और उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने पावर में ऐसे नियम बनाने शुरू किए जो उनके अपने फेवर में थे। सारे ऑफिसर्स सिंघालीज, सारे टीचर, सारी जॉब सिंघालीज के पास, ठीक है। तमिल लोगों को कोई काम ही नहीं मिला करता था, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा, ना उनका ऑफिसर, ना उनकी जॉब, ना उनके पास कोई पोस्ट, ठीक है, ना वो अपना बिजनेस कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, वहां पर वो लोग टेररिज्म की तरफ बढ़ गए। और आपको पता ही होगा जाफना वगैरह इलाके में लिट्टे टाइप का ग्रुप बना दिया, बाद में फिर राजीव गांधी जी की असैसिनेशन भी हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। तो लंबा इतिहास रहा है इस बात का। तो असलियत में श्रीलंका में जो कानून बन रहे थे वो इसी लोक कल्याणकारी सिद्धांत के अनुरूप बनने लग गए थे कि मेजोरिटी तो खुश है ना, 85% लोग खुश हैं तो बस सब कुछ खुश है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोकतंत्र में 100% लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। अगर बहुसंख्यकवाद पे बनने लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि गोवा, इंडिया में गोवा एक स्टेट ऐसा था, अभी 10 साल पहले की बात है, वहाँ पेट्रोल के प्राइस बहुत घटा दिए गए, 10 या 15 साल की बात, तो पेट्रोल के प्राइस बहुत मतलब 10-15 रुपए घटा दिए गए, सोचिए। अब जैसे पेट्रोल का प्राइस घट गया तो पब्लिक तो खुश, सारी की सारी पब्लिक खुश, ठीक है। अब अपनी कारें हैं, अपनी बाइक है, सब अपनी कार बाइक से चल रहे हैं, पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। लेकिन इससे जो वहाँ बस चलाते थे, ठीक है, उनकी रोजी रोटी पे तो बिल्कुल संकट आ गया, लोग अब बस लेते ही नहीं है, लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हो गई। तो अब सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ी ताकि उनका भी कल्याण हो सके। आप इसलिए क्या कह सकते हैं, हम इसलिए हम कह सकते हैं लोक कल्याणकारी सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है कि ये बहुसंख्यकवाद करता है, अल्पसंख्यकों के हित का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, ठीक है। और दूसरी बात यह है इसकी कि सुख शब्द, जो इसने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, सुख शब्द की इसकी जो व्याख्या है वो कोई स्थायी नहीं है। अब सुख का मतलब क्या होता है, आप कह रहे हो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाएंगे, हैप्पीनेस, क्या होता है हैप्पीनेस का मतलब, कोई फिक्स डेफिनेशन थोड़ी है हैप्पीनेस की। हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद रात को भोजन मिल जाए, किसी के लिए भोजन बहुत बड़ा सुख है ना, किसी को ये भाई खाना ही मिल जाए उसके लिए वही सुख का पैमाना हो गया। किसी के लिए ये है कि भाई उसे कोई लग्जरी गाड़ी मिल जाए, ठीक है, किसी को कोई क्या चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, किसी को कोई बंगला चाहिए तभी सुखी हो पाएगा, कहेगा फ्लैट तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो सुख का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो आप अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख कैसे प्रदान करवा पाओगे, तो वो भी इसके ऊपर विरोधाभास जनरेट हो जाता है इनकी डेफिनेशंस में, ठीक है। तो ये इनकी आलोचना रही। लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो है वो इसलिए
आलोचना का कारण बन गया। ठीक है, आपको ये सब नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बस समझने पे ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इसके बाद क्या आता है? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अब ये आदर्शवादी सिद्धांत क्या है? बेसिकली ये सिद्धांत जो है एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है। क्या है ये? व्यक्तिवादी सिद्धांत है। ठीक है, व्यक्तिवादी सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ये सिद्धांत अधिकार देते वक्त कहता है, ये कहता है अधिकार ऐसा बनाओ, अधिकार देते वक्त व्यक्ति को केंद्र में रखो, क्योंकि इनका मानना है कि हर इंसान के अंदर क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कोई योग्यता होती है अपना खुद का डेवलपमेंट करने की। बस अब अधिकार क्या करते हैं? बाहर एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिस एनवायरनमेंट में जाके वो अपनी एबिलिटी को कैपिटलाइज कर सके और डेवलप कर सके, अपने आप अपना विकास कर सके। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाने को ही क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति उसके अंदर योग्यता है कि भाई मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं। अब राज्य क्या कर सकता है? राज्य क्या करे? वहां क्रिकेट एकेडमी वगैरह बनाए, उसके लिए क्रिकेट खेलना अप्लाई, भाई वो बंदा क्रिकेट तक पहुंच सके। ठीक है, ये पर्यावरण पैदा कर दे तो अपने आप बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। तो ऐसा इनका मानना है, इन लोगों का मानना है कि व्यक्ति को हमको देखना चाहिए क्या उसके अंदर टैलेंट है, और ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करवाना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर अवेलेबल करवाना चाहिए कि जिसके अंदर वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस कर सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। इसी को क्या कहा गया? आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया। बेसिकली व्यक्ति को ध्यान में रख के करता है काम ये। ठीक है, तो इसके बहुत बड़े समर्थक टीएच ग्रीन है। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक हैं भाई टीएच ग्रीन। ठीक, समर्थक इसके टीएच ग्रीन है। टीएच ग्रीन ने सिद्धांत दिया, व्यक्तिवादी सिद्धांत है, जो ये मान के चलता है हर व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, योग्यता के साथ जब ये अधिकार मिलते हैं, एक योग्य व्यक्ति को जब अधिकार दिए जाते हैं तो क्या करता है? अपना विकास करता है, अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करता है और विकास करता है। इसीलिए अधिकार की बहुत परम आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब क्या होता है कि इसके बाद इसकी भी आलोचना की जाती है। ऐसे इसके बाद क्या की गई? इसकी भी आलोचना की गई। आलोचना किस सिद्धांत पे की गई? सबसे पहली बात तो यह है, इन्होंने कहा भाई आलोचना, इनकी जो आलोचना हुई, इनकी आलोचना क्यों हुई? इनकी आलोचना का सबसे पहला बिंदु यह था, आपने कहा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है भाई? व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है? पर्सनैलिटी। किसी के अंदर क्रिकेटर बनने की पर्सनैलिटी है, चलो अच्छी बात है। किसी के अंदर एक्टर बनने की पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी बात है। किसी के अंदर गैंगस्टर बनने की पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो कह रहा है मैं तो गुंडा ही बनूंगा, ठीक है, शूट आउट एंड लोखंड वाला विवेक ओबरॉय बनूंगा अब मैं। तो क्या अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गैंगस्टर बनाने में उसकी हेल्प की जाए? ठीक है, तो ये यहाँ पे इस कमी है, इस नियम की एक कमी है। इन्होंने कहा, आपने कहा कि पर्सन की कैपेबिलिटी को देखो और कैपेबिलिटी को देख के ऐसा एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करवाओ जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी को और डेवलप कर सके। ठीक है, तो अगर किसी के व्यक्तित्व के अंदर कोई नकारात्मक गुण है तो क्या राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि फिर नकारात्मकता को बढ़ाए, नेगेटिविटी को बढ़ाए? नहीं। ठीक है, पहली आलोचना तो इसकी यहीं पर आ जाती है कि भाई पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है तो स्टेट। दूसरा इन्होंने कहा प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है। अब दुनिया में इतने सारे लोग, उनके इतने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, सबके हिसाब से आप कैसे कानून बना सकते हो? सबकी पर्सनैलिटी चेक करने लग गए तो भाई कैसे पता लगाओगे कि ये नियम कैसा बने? आप रोड पे जा रहे हो, अब रोड पे लोग गाड़ियां चला रहे हैं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है गाड़ी चलाने का, है ना। कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल साइड में चलाएंगे, 40-50 की स्पीड मेंटेन रखते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, रोड कितनी भरी हो उसमें 100 की स्पीड पे चला रहे होते हैं उसके अंदर, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, अब रोड पर ये अप्लाई कर दिया गया भाई गाड़ी 70 की स्पीड पे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलेगी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसी लिमिट लगा दी गई लेट सपोज वहां पर। तो ये जो आपने कानून बनाया ये तो कॉमन बन गया ना,
इसे कहते हैं अधिकार आपने ऐसा दिया। आपने जनता को क्या अधिकार दिया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व के अंदर अलग अलग स्पीड्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप सोचो कि एक ही रोड पे बार बार बोर्ड थोड़ी लगाया जाएगा, भाई आज इसमें 50 किलोमीटर चलेगी, आज इस पे 100 किलोमीटर के स्पीड पे चलेगी। तो ये जो अधिकारों का सिद्धांत दिया गया, आदर्शवादी सिद्धांत, ये भी क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं था, व्यवहारिक नहीं था। आप बिल्कुल पर्सन ओरिएंटेड होकर नहीं सोच सकते, हमको कलेक्टिव मैनर के अंदर सोचना पड़ता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जिनके थ्रू अधिकारों की बहुत सारी विवेचना की गई, अधिकार बार बार अपडेट किए गए, अधिकारों के नए नए रूप सामने निकल करके आए, जिनके बारे में हमने जाना। इनका पीडीएफ बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म है, यहाँ तो मैंने आपको शॉर्टकट में कुछ बुलेट पॉइंट लिख दिए थे, लेकिन डिटेल में आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ये इसका पार्ट 1 था। अभी हम अधिकारों का एक पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे और उसमें जानेंगे कि आधुनिक विश्व में अधिकारों का क्या महत्व है, इसकी मार्क्सवादी संकल्पना कैसी है, इसकी उदारवादी संकल्पना कैसी है, और आज के दौर में जो अधिकारों का रूप है वो किस प्रकार का है। अगली वीडियो भी आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अधिकारों के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।